31 अक्टूबर 1984 सुबह का वक्त था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने निवास से निकलकर पास ही मौजूद एक दूसरे बंगले की ओर जा रही थी। वहीं उन्हें एक ब्रिटिश अभिनेता और फिल्म मेकर को इंटरव्यू देना था। दोनों इमारतें बिल्कुल पास पास थीं, इसलिए इंदिरा गांधी ने गाड़ी लेने के बजाय पैदल ही जाने का फैसला किया। जैसे ही इंदिरा गांधी गेट के पास पहुंची, अचानक उनका एक बॉडीगार्ड सामने आया। अगले ही पल उस बॉडीगार्ड ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर लगातार 3 गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। इसी पल वहां मौजूद दूसरे गार्ड ने अपनी ऑटोमेटिक गन उठाई और इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में इंदिरा गांधी के शरीर में कई गोलियां लग चुकी थी। हालांकि उनकी सांसें अभी चल रही थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा पाए। जब यह खबर पूरे देश में फैली तो पूरा भारत सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि देश की प्रधानमंत्री को उनके ही सुरक्षा गार्ड्स ने मार दिया। इस वीडियो में हम 2D एनिमेशन के जरिए बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे इंदिरा गांधी की हत्या की गई। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। शुरुआत में बहुत से लोग उन्हें हल्के में लेते थे। उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें कमजोर और सिर्फ कुछ समय के लिए बनी नेता कहकर तंज कसते रहते थे। लेकिन आने वाले सालों में इंदिरा गांधी ने अपने फैसलों से सबको गलत साबित कर दिया। 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ा। जब नतीजे आए तो पूरा देश हैरान रह गया। कांग्रेस ने 352 सीटें जीत ली। इस जीत के साथ इंदिरा गांधी ने यह दिखा दिया कि अब वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि देश की सबसे ताकतवर नेता बन चुकी है। उनकी अगुवाई में ही 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। 1974 में दुनिया के कई देशों के विरोध के बावजूद भारत ने परमाणु परीक्षण किया और अपनी ताकत का ऐलान कर दिया। कुछ ही सालों में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा, लेकिन राजनीति में कामयाबी के साथ विवाद भी चलते रहे। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता था। उनके विरोधी ने आरोप लगाया कि चुनाव में गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी माना और उन पर चुनाव लड़ने की रोक लगा दी। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत दे दी, लेकिन इस फैसले के बाद देश भर में जोरदार विरोध शुरू हो गया। 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। उसी समय देश में रेल हड़ताल, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी चल रहे थे। इंदिरा गांधी की कुर्सी डगमगाने लगी। जब उन्हें लगा कि उनकी सरकार गिर सकती है, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा और विवादित फैसला लिया। 25 जून 1975 की आधी रात को पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। लोगों के अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर पाबंदी लग गई और लोकतंत्र लगभग थम सा गया। करीब 2 साल तक देश आपातकाल के साए में रहा। 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने अपना गुस्सा वोट के जरिए दिखा दिया। इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में भी कांग्रेस हार गई और अकाली दल ने प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में जीत हासिल कर ली। लेकिन इंदिरा गांधी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। सत्ता में वापसी के लिए उन्होंने पंजाब की राजनीति पर ध्यान देना शुरू किया। वहां उन्होंने एक स्थानीय प्रचारक जरनैल सिंह भिंडरावाले को समर्थन दिया। भिंडरावाले ने लगातार 3 साल तक जमीन स्तर पर काम किया, लोगों के बीच गए और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की। 1980 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ पंजाब विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को जीत मिली। इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में लौट आई, लेकिन इस हार से अकाली दल काफी नाराज हो गया। अकाली दल ने मांग उठाई कि पंजाब को एक अलग सिख डोमिनेटेड पंजाबी भाषा बोलने वाले स्टेट के रूप में ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। इस मांग को जरनैल सिंह भिंडरावाले का भी खुला समर्थन मिल गया। अकाली दल अपनी बात राजनीतिक और संवैधानिक तरीके से रख रहा था, लेकिन भिंडरावाले का रास्ता कहीं ज्यादा कठोर था। उसकी भाषणबाजी धीरे धीरे और तेज होती गई और पंजाब का माहौल बदलने लगा। कुछ ही सालों में पंजाब में उग्रवाद बढ़ने लगा। डर, हिंसा और अविश्वास का माहौल चारों तरफ फैलने लगा। सिख समुदाय की सबसे पवित्र जगह गोल्डन टेम्पल को कुछ उग्रवादी संगठनों ने अपना ठिकाना बना लिया। वहीं से उनके ऑपरेशन चलने लगे। इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा चेहरा था जरनैल सिंह भिंडरावाले। पंजाब में हालात लगातार बिगड़ रहे थे और इंदिरा गांधी चाहती थीं कि किसी भी तरह शांति वापस लाई जाए। आखिरकार जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी। भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल परिसर के अंदर जाकर ऑपरेशन शुरू किया। कुछ ही दिनों में सेना ने उग्रवादियों को वहां से हटा दिया,
लेकिन इस कार्रवाई में उग्रवादियों के साथ साथ कई निर्दोष लोग भी मारे गए। गोल्डन टेम्पल का एक अहम हिस्सा अकाल तख्त बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सरकार के लिए ये एक सुरक्षा अभियान था, लेकिन सिख समुदाय के लिए ये उनके धर्म और आस्था पर सीधा हमला था। इस घटना के बाद पूरे सिख समाज में इंदिरा गांधी के प्रति गहरा गुस्सा पैदा हो गया। इंदिरा गांधी को भी इस नाराजगी का एहसास था। उन्होंने सिख समुदाय का गुस्सा कम करने की कोशिश की। वो सिख समाज के बड़े नेताओं से मिली, सार्वजनिक बयान दिए और साफ कहा कि वो सिखों के खिलाफ नहीं है। लेकिन उनके ये प्रयास लोगों का गुस्सा शांत नहीं कर पाए। धीरे धीरे उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। खुफिया एजेंसियों ने कई बार उन्हें सलाह दी कि अपनी सुरक्षा से सिख गार्ड्स को हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह सलाह मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ऐसा करने से सिख समुदाय में गलत संदेश जाएगा और नफरत और बढ़ेगी। साथ ही उन्हें अपने सिख गार्ड्स पर पूरा भरोसा था। इन्हीं गार्ड्स में से एक था बेअंत सिंह, जो पिछले 10 सालों से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार ने बेअंत सिंह को अंदर से तोड़ दिया था। वो अक्सर अपने अंकल कहर सिंह के साथ गुरुद्वारे जाने लगा। एक दिन कथा सुनते समय बेअंत बहुत भावुक हो गया और जोर जोर से रोने लगा। तब कहर सिंह ने उससे कहा, रो क्यों रहा है, बदला ले। यहीं से बेअंत सिंह के मन में ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने का विचार पक्का हो गया। धीरे धीरे उसके दिमाग में इंदिरा गांधी को मारने की एक खौफनाक योजना बनने लगी। कुछ दिनों बाद बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात सतवंत सिंह को अपना प्लान बताया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सतवंत सिंह के मन में भी इंदिरा गांधी के लिए गुस्सा और नफरत भर चुकी थी। उसके दिल में भी बदले की आग जल रही थी। इसलिए बिना ज्यादा सोचे सतवंत सिंह भी बेअंत सिंह के साथ इस साजिश में शामिल हो गया। एक दिन सतवंत सिंह प्रधानमंत्री आवास में अपनी ड्यूटी पर था। तभी उसकी नजर वहां एक बाज पर पड़ी, जो परिसर के अंदर एक पेड़ पर बैठा हुआ था। सतवंत ने तुरंत बेअंत सिंह को बुलाया और उसे वो बाज दिखाया। सिख धर्म में बाज को बहुत खास माना जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से बाज का गहरा संबंध माना जाता है। इसी वजह से सिख समुदाय में बाज को शुभ संकेत समझा जाता है। दोनों ने इस घटना को एक इशारा माना। उन्हें लगा जैसे गुरु की तरफ से कोई संदेश आया हो। उस पल के बाद दोनों ने यह तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं करना है और गुरु के आदेश का पालन करते हुए उन्हें जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। अक्टूबर आते आते पूरा प्लान लगभग तैयार हो चुका था। इसके बाद बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने कहर सिंह से मुलाकात की। तीनों के बीच विस्तार से बातचीत हुई और इंदिरा गांधी की हत्या के लिए 31 अक्टूबर 1984 की तारीख तय कर दी गई। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने 31 अक्टूबर के लिए अपनी ड्यूटी सेंट्री बूथ के पास लगवा ली। इसी जगह के पास एक बाथरूम भी था। सतवंत सिंह ने पेट खराब होने का बहाना बनाया और हेड कांस्टेबल किशन लाल से अपनी ड्यूटी बदल ली। बेअंत सिंह ने भी अपनी सुबह की ड्यूटी के लिए जय नारायण से शिफ्ट बदल ली। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का एक ब्रिटिश अभिनेता और निर्देशक पीटर यूस्टिनोव के साथ इंटरव्यू तय था। वो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। ये इंटरव्यू इंदिरा गांधी के ऑफिस के पास ही एक बंगले में होना था, जो बस कुछ कदमों की दूरी पर था। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि वो पैदल ही वहां तक जाएंगे। सुबह के 9 बज चुके थे। इंटरव्यू की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बस कुछ ही मिनटों में इंदिरा गांधी को निकलना था। जैसे ही इंदिरा गांधी चलते हुए सेंट्री बूथ के पास पहुंची, उनकी नजर अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड बेअंत सिंह पर पड़ी। हमेशा की तरह इंदिरा गांधी ने हल्की मुस्कान के साथ उसे नमस्ते कहा, लेकिन आज बेअंत सिंह के चेहरे पर न कोई मुस्कान थी, न कोई सम्मान। अगले ही पल बेअंत सिंह ने अचानक अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और बिना एक पल का भी वक्त दिए इंदिरा गांधी पर लगातार 3 गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। गिरते हुए उनके मुंह से बस इतना ही निकला, बेअंत, तुम ये क्या कर रहे हो? इंदिरा गांधी को गिरते देख इस साजिश में शामिल दूसरा आदमी सतवंत सिंह बुरी तरह घबरा गया। यह देखकर बेअंत सिंह उस पर चिल्लाया, देख क्या रहा है, गोली चला। और फिर सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन उठाई और जमीन पर पड़ी इंदिरा गांधी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास तैनात सुरक्षा गार्ड और आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को चारों तरफ से घेर लिया गया। जवाबी फायरिंग हुई। इस फायरिंग में बेअंत सिंह वहीं ढेर हो गया, जबकि सतवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे जिंदा पकड़ लिया गया। उधर इतनी ज्यादा गोलियां लगने के बाद भी इंदिरा गांधी की सांसें अभी चल रही थी। वो जिंदा थी। आर के धवन और सुरक्षा कर्मचारी दिनेश भट्ट ने तुरंत उन्हें उठाया और एक एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। बिना एक पल गवाए गाड़ी सीधे एम्स की तरफ दौड़ पड़ी। सुबह लगभग 9:30 बजे इंदिरा गांधी को एम्स पहुंचाया गया। देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर उनके इलाज में जुट गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल था। राजीव गांधी उस वक्त पश्चिम बंगाल के कांटी में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। तब तक कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी एम्स पहुंच चुके थे।
उनके चेहरों पर सिर्फ दुख नहीं बल्कि डर भी साफ दिख रहा था। डर इस बात का कि अगर इंदिरा गांधी नहीं बची तो देश एक बार फिर आग में जल सकता है। लगातार कई घंटों तक डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर में इंदिरा गांधी की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जख्म बहुत गहरे थे और खून जरूरत से ज्यादा बह चुका था। आखिरकार दोपहर लगभग 2 बजे डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। लेकिन सरकार के लिए यह सिर्फ एक मौत की खबर नहीं थी, ये एक ऐसी खबर थी जो पूरे देश को आग में झोंक सकती थी। इसी डर की वजह से शाम तक इंदिरा गांधी की मौत की आधिकारिक जानकारी मीडिया से छुपा कर रखी गई। राजीव गांधी को तुरंत संदेश भेजा गया और कुछ ही घंटों में वो दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच एक गंभीर चर्चा शुरू हुई। सवाल सिर्फ एक था, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लगभग सभी की राय एक जैसी थी कि राजीव गांधी को ही ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। लेकिन राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी इस फैसले के खिलाफ थी। सोनिया को डर था कि अगर राजीव प्रधानमंत्री बने तो कहीं उनकी जान को भी खतरा ना हो। काफी देर तक बातचीत और मंथन चलता रहा, लेकिन आखिरकार यह तय हो गया कि राजीव गांधी ही देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। उधर जैसे ही इंदिरा गांधी को गोली लगने की खबर फैली, एम्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सभी को अब भी उम्मीद थी कि शायद इंदिरा गांधी बच जाए। लोग प्रधानमंत्री की हालत जानने के लिए बेचैन थे। हालात तब और बिगड़ गए जब धीरे धीरे लोगों तक ये बात पहुंची कि इंदिरा गांधी को बचाया नहीं जा सका और उनकी हत्या उनके ही 2 सिख गार्ड्स ने की है। धीरे धीरे सिख विरोधी नारे लगने लगे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि विदेश दौरे से लौटकर सीधे एम्स पहुंच रहे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी शुरू हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी सिख थे। अस्पताल के पास से गुजर रही बसों को रोका जाने लगा। सिखों को बसों से खींचकर बाहर निकाला गया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। शाम 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो और रात 8 बजे दूरदर्शन पर जब इंदिरा गांधी की मौत की खबर आधिकारिक तौर पर प्रसारित की गई, तब तक ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। जैसे जैसे खबर का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे दंगों का दायरा भी फैलता चला गया। पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। 31 अक्टूबर की रात ही राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। लेकिन सबसे भयावह मंजर दिल्ली का था। यहाँ दंगे अपने चरम पर पहुंच चुके थे। जगह जगह हिंसा हो रही थी। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश में कर्फ्यू लग गया हो। एक तरफ पुलिस सतवंत सिंह से पूछताछ कर रही थी, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल बाकी लोगों की तलाश भी जारी थी। 3 दिनों की लगातार मेहनत के बाद पुलिस ने कहर सिंह को गिरफ्तार कर दिया। मामला सेशंस कोर्ट में चला। कोर्ट ने सतवंत सिंह और कहर सिंह को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इस पूरे दौर का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच ये था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में हजारों बेगुनाह सिख अपनी जान गंवा चुके थे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही सच्ची और अहम कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।